वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी। दोस्तों, मैं डॉक्टर छविलाल अपना अगला लेक्चर लेके आप सभी के सामने। आज हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। हमने 1813 तक अधिनियम को अच्छे से पढ़ा, चार्टर एक्ट को पढ़ा है। देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 में ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए थे। और ये एक्ट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए थे जो पूछे जाते हैं। बहुत सारे नए प्रावधान किए गए थे जो पिछले एक्ट्स में नहीं थे। तो हम इसको विधिवत अध्ययन करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जैसा आपने पिछले जो हमारे वीडियो थे उस पर रिस्पॉन्स आपके अच्छे लगे, कमेंट कर भी आप इस पर जो जेन्युइन कमेंट वो कर सकते हैं। एक और बात कि हमारा जो वेंचर है टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी, वो मुंशी पुलिया पे कार्यरत है और हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपने करियर ओरिएंटेड कोई जानकारी चाहिए तो उसके साथ साथ आप हमारे संस्थान में आकर एडमिशन लेकर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और क्या क्या बातें इसमें दिखाई देती हैं। हम यहाँ बताते चलें कि जो चार्टर एक्ट 1833 था उस पर 3 विचारक थे, लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम का प्रभाव दिखाई देता है। लॉर्ड मैकाले, जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम का प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट पे दिखाई देता है। हम थोड़ा थोड़ा इन विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि मैकाले कौन थे, जेम्स मिल कौन थे, कहाँ के थे और जेरेमी बेंथम कौन थे। तो मैकाले का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिसे हम शॉर्ट में लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये एक अंग्रेज कवि थे, इतिहासकार भी इनको कहा जाता है और राजनीतिज्ञ भी इनको हम मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उपनाम इन सब कवि विचारकों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इतिहासकार, राजनीतिक और कवि के रूप में इनको हम जानते हैं। 1834 से लेके 1838 तक ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में क्या थे, ये कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। गवर्नर जनरल की परिषद में 34 से लेकर 38 तक के कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। अगर हम यहाँ बताते चलें तो ये पहले कानूनी सदस्य थे। पहले सदस्य थे किस प्रकार के? गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सदस्य। इन्होंने आईपीसी, जो इस समय भारतीय दंड संहिता हम कहते हैं, इंडियन पेनल कोड की बात होती है, इंडियन पेनल कोड की बात होती है आईपीसी, तो उसकी रचना मैकाले ने ही की थी। अंग्रेजी भाषा को इन्होंने क्या, जब मैकाले आया था, मैकाले का जब इनका एक आयोग बनाया गया था, तो उस आयोग में इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम घोषित किया और अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा का दर्जा। देखिए, अंग्रेजी भाषा को इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने का इन्होंने सुझाव दिया था। क्या किया था? अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया था। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड मैकाले के साथ जुड़ी हुई है। ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनका पूरा नाम था। एक अंग्रेज कवि, इतिहासकार और राजनीतिक रूप से हम इन्हें जानते हैं। ये 1834 से 38 के बीच में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें विधिक सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। यानी पहले विधिक सदस्य जिनको गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था वो लॉर्ड मैकाले ही थे। इन्होंने आईपीसी की विधिवत रचना की, जितनी भी पांडुलिपियाँ थी मैकाले ने ही तैयार की थी। अंग्रेजी भाषा पर इन्होंने जब सुझाव दिया था तो कहा था कि भारत की सरकारी भाषा होनी चाहिए अंग्रेजी, और साथ ही साथ शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो भी इंग्लिश ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल की अगर बात आती है तो जेम्स मिल को हम जॉन स्टुअर्ट मिल, जो व्यक्तिवादी विचारक थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे अच्छे वक्तव्य लिखे हैं, जेम्स मिल को हम जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता के रूप में भी जानते हैं। ये इतिहासकार
कवि और अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में, इतिहासकार के रूप में, एक राजनीतिक रूप में हम इनको जानते हैं, जेम्स मिल को। ठीक है। और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी और उसमें इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। जो भारत का इतिहास था, भारत का इतिहास जब इन्होंने बताने का प्रयास किया था तो भारत के इतिहास के 3 हिस्से इन्होंने बताए थे। पहला बताया था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। मतलब हिंदू हिस्सा 3 भागों में इन्होंने भारतीय इतिहास को बांट के बताने का, अध्ययन करने का प्रयास किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। तो ये थे जेम्स मिल। ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जैसी किताब की रचना की और भारतीय इतिहास का जब इन्होंने जिक्र किया तो भारतीय इतिहास को इन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इस तरीके से इन्होंने ये अपनी रचनाओं को, अपने विचारों को पूरा करने का काम किया। अब हम आते हैं जेरेमी बेंथम बहुत सारे, मतलब राइट टू स्पीच की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, बहुत सारे विचार इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक अंग्रेज उपयोगितावादी विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। बेंथम का जो मेन प्रभाव था उपयोगितावाद के ऊपर था, यूटिलिटेरियन फिलोसफर के रूप में हम इनको जानते हैं। इन्होंने वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया, जो डाइवर्स की बात होती है, जिसमें आज हम लोग इस कानून को समझने की कोशिश कर पाते हैं कि डाइवर्स क्या है, महिलाओं का एक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, वो एक लीगल राइट्स की बात होती है डाइवोर्स। यहाँ पे जेरेमी बेंथम ने उस समय अपने विचारों में इन्होंने रखा कि महिलाओं को सारे अधिकार होने चाहिए, उन्हें यहाँ तक विवाह विच्छेद करने का भी अधिकार होना चाहिए, प्रेस की आज़ादी की ये बात करते हैं, बोलने की आज़ादी की ये बात करते हैं। तो बहुत सारे विचारक थे जो उपयोगितावादी के रूप में हम इनको देखते हैं। इनके समर्थक, इन्हीं के विचारों पे जो प्रभाव दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं ये जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल उनसे प्रभावित भी थे और तभी इन्होंने अपने विचार दिए थे। तो ये तीनों विचारक अपने क्षेत्र में एक विशेष महारत हासिल करके रखे हुए हैं और इन विचारकों का प्रभाव 1833 चार्टर एक्ट पे दिखाई देता है। पॉलिटिकल साइंस में इन विचारकों को बहुत विविध तरीके से पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि अगर हमें फिलोसफर पे कोई वीडियो बनाने का मौका मिला तो हम इन विचारकों को अच्छे से समझा के आप सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान शामिल किए गए थे। 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बात ये थी कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि 1813 में कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष बढ़ाया गया था। तो 13 से अगर हम 20 प्लस करें तो 33 होता है, यानी 33 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो खत्म हो रहा था। तो पहला प्रावधान अगर हम देखें तो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। प्रश्न पूछता है कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ हम बताते चलें कि चीन और चाय के व्यापार पे एकाधिकार कंपनी का 1813 में बना रहा था। मतलब इन दोनों को छोड़ के 1813 में ही सारे अधिकार खत्म कर दिए गए थे, किंतु 1833 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के साथ साथ सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे भी बताया जाता है 1813 में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन कहा जाता है कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर यहाँ पे चीन और चाय को भी ले लिया गया और सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और इस पे गौर करेंगे कि हाँ
1833 में कंप्लीटली डिसॉल्व करने की बात होती है, कंप्लीटली क्लोज करने की बात होती है। क्या? व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त करने की ये बात करता है। अब कंपनी क्या हो गई थी? मात्र उसके पास दो ताकतें रह गई थी, दो जिम्मेदारियां रह गई थी, राजनीतिक और प्रशासनिक। कंपनी अब व्यापारिक शक्ति नहीं रह गई थी, कंपनी मात्र राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाली एक शक्ति रह गई थी। इसके आधार पे जो भारतीय प्रशासन था उसका क्या किया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। क्यों केंद्रीकरण किया गया? क्योंकि जो गवर्नर जनरल था, जिसे हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था 1773 में चार्टर एक्ट में, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था, उसे 1833 के एक्ट में भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। यह प्रश्न पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ये किस प्रावधान के तहत किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधानों के तहत किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इसके अन्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो अन्य प्रावधान में हम देखते हैं कि जो अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां थी, यानी कि बम्बई, मद्रास, बंगाल और अन्य जो प्रांत थे, अब वो किसके अधीन में चले गए? भारत के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कर दिए गए। जितनी भी अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई, मद्रास, बंगाल और अन्य जितने भी प्रांत, ब्रिटिश प्रांत थे, वो किसके कंट्रोल में चले गए? बंगाल के, यानी जो अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया जाने लगा था, उसके नियंत्रण में कर दिए गए। कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अब पूरी तरीके से गवर्नर जनरल, जिसे हम भारत का गवर्नर जनरल पदनाम के नाम से जानने लगे हैं इस एक्ट के तहत, उसके हाथ में सारी ताकत दे दी गई और पूरे प्रशासन का क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत प्रशासन का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही भारत के जो कानून बनाने की शक्ति थी या जो भारत का शासन था, उसको सेंट्रलाइज करने की बात की गई। इस एक्ट के तहत भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जैसा कि हमने 1773 के चार्टर एक्ट में देखा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकता था, वैसे ही 1833 चार्टर एक्ट के तहत अब भारत का जो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अधिकार छोड़ दिया गया नियंत्रक मंडल के लिए कि गवर्नर जनरल की परिषद कानून बना सकती थी। ये अधिकार, कानून बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद को, यानी भारत के गवर्नर जनरल उसकी परिषद को। किंतु इसमें एक परंतु जोड़ा गया, वो जोड़ा गया कि नियंत्रक मंडल जो था उसको अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो कानून को अस्वीकार कर अपने कानून बना सकती है। यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, नियंत्रक जो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसके अधीन संरक्षित कर दिया गया कुछ अधिकार उसके पास। और उसमें कहा गया कि नियंत्रक मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकती है? वो उस कानून को चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है और अपने कानून बना सकती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को अस्वीकार कर सकती है और अपने कानून लागू कर सकती है। ठीक है। अन्य प्रावधानों की अगर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि सब परिषद के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे उसको अब अधिनियम कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जितने भी कानून बनाए जाते थे परिषद के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा, उसको अब अधिनियम कहा जाने लगा। पहले ये क्या कहे जाते थे? विनियम कहे जाते थे। मतलब अधिनियम, एक्ट की शुरुआत हुई। देखिएगा 1853 का जो चार्टर एक्ट से अब अधिनियम शुरू हो जाते हैं और हम देखेंगे उसको 1853, फिर 1858, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल, यानी भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके द्वारा जो कानून पारित किए जाते थे उसको अब अधिनियम कहा जाने लगा। इससे पहले ये विनिमय कहे जाते थे। मद्रास और बम्बई की जो परिषदें थी उनको कानून बनाने की शक्ति उनके पास दी गई थी, उसे
समाप्त कर दी गई। जो अधीनस्थ प्रेसिडेंसिया थी, अब उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो कानून बनाए, उनकी सारी शक्तियां समाप्त कर दी गई, खासकर बंबई और मद्रास की। विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में हमने पहले ही जिक्र किया था लॉर्ड मैकाले का, एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य जिसे चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। देखिए 1833 के तहत ही एक अतिरिक्त सदस्य शामिल किया जाता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, उसे चौथा सदस्य कहा जाता है। और उसकी स्पेशलिटी क्या थी, वो एक कानूनी सदस्य था, उसको शामिल किया गया। उसे अधिकार दिया गया कि वो बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। जो कानूनी सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत शामिल किया गया, और उसको केवल भाग लेने का अधिकार था, बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं था। और यही सदस्य लॉर्ड मैकाले को हमने पहले ही बताया था कि जो कानूनी सदस्य, पहला कानूनी सदस्य 1833 चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था, उसे हम लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मैकाले ही पहला कानूनी सदस्य था जो 1834 से लेकर 1838 तक कार्यरत रहा। तो ये इसी में प्रावधान था, एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को शामिल किया गया जिसे मत देने का अधिकार नहीं था, केवल भाग लेने का अधिकार था। अन्य अगर हम देखें तो कानून भारतीय संहिता या सुधारने के लिए, मतलब जो भारत की कानून की संहिता थी, जैसे हम इंडियन पिनल कोड की हमने चर्चा की थी, उसी टाइप के उसको सुधारने की भावना से एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। और वो विधि आयोग की जब हम बात करते हैं तो एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1834 में विधि आयोग बना, 1834 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ये पहला 4 सदस्यीय विधि आयोग था। अगर विधि आयोग के गठन की बात की जाएगी तो 1834 में पहली बार एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसके प्रावधानों के तहत? 1833 के प्रावधानों के तहत, जिसमें 4 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। इस विधि आयोग का क्या काम था कि भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने और सुधारने की भावना, जो भारत के कानून कार्यरत थे उसको लिपिबद्ध करना था और उसको सुधारने की भावना के आधार पे एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। इसलिए हमने पहले ही बताया था कि लॉर्ड मैकाले को इंडियन पिनल कोड का रचनाकार, जन्मदाता या संहिताबद्ध करने वाला, पांडुलिपि को लिखने वाला हम मानते हैं, क्योंकि उसने ही 1834 में इसकी अध्यक्षता करते हुए भारतीय कानून संहिता को लिपिबद्ध करने का काम किया था। इसकी एक धारा थी, धारा 87। चार्टर एक्ट 1833 में एक धारा थी जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है कहीं ना कहीं। इसमें कहा गया था कि धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव और अयोग्य न ठहराए जाने का प्रावधान किया गया। देखिए 4 सर्कमस्टेंसेस बताए जा रहे हैं, 4 क्राइटेरिया बताया जा रहा है। पहला है रिलीजन, दूसरा है प्लेस ऑफ बर्थ, तीसरा है मूल वंश, चौथा है कलर यानी रेस और कलर के आधार पे, किसी भी इन चारों क्राइटेरिया के आधार पे 18 जो धारा 87 थी उसमें कहा गया था कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और रंग के आधार पे जो सरकारी चयन है उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ये धारा 87 थी जिसमें ये प्रावधान किया गया था। इसके अलावा दासता, जो स्लेवरी थी, उसको कानून के दृष्टिकोण से उसको कानून के खिलाफ घोषित किया गया। जो दासता थी, स्लेवरी थी, उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अर्थात इस एक्ट के तहत भारत में, क्योंकि दास रखने की प्रथा थी, दास कहीं ना कहीं रखे जाते थे, तो दासों की स्थिति को सुधारने का आदेश जारी किया गया। ख़त्म तो नहीं किया गया इस एक्ट के तहत, लेकिन ये कहा गया कि ये क्या होगा? इलीगल होगा, ये लीगल नहीं माना जाएगा दासों को रखना, ये पूरी तरीके से कानून के खिलाफ माना जाएगा। और कहा गया कि अगर कहीं दास हैं तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी इसमें आदेश जारी किया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब सारे भारत का जो कानून का क्या किया गया? सेंट्रलाइजेशन किया गया, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। तो इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अब गवर्नर जनरल क्या करेगा? पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार
करेगा, इसका अधिकार भी भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। तो ये बहुत सारे प्रावधान थे जिसमें दासता को कानून के खिलाफ घोषित करना, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और रंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करना, एक विधि आयोग की नियुक्ति करना, भारतीय प्रशासन या भारतीय जो कानून था उसको संहिताबद्ध करने के लिए, उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में, और बहुत सारे प्रावधान, जैसे हम कह सकते हैं कि भारत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाना, ये सारे प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने सभी तथ्यों को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसे ध्यान से देखेंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।